हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भले चंगे होंगे। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक और कमेंट भी करना, और कमेंट करके बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और बताते हैं। वीडियो बहुत ही फैंटेस्टिक होने वाली है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है। वो वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलो, आप हर रोज़ ऐसी ही नई नई वीडियो के साथ, नई नई कहानी के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे, चलते रहेंगे। और हाँ, कई बार हमारे यहाँ ना लाइट परेशान करती है, इसलिए हमारी वीडियो लेट हो जाती है। चलिए दोस्तों, ये एक कलेक्टर साहब होते हैं और वो अपने बंगले पर अपने परिवार के साथ रहते हैं। एक दिन एक बुजुर्ग महिला, जिनके कपड़े बिल्कुल मैले कुचले और फटे हुए, उनके सिर पर एक कपड़ों की पोटली होती है जिसमें कुछ कपड़े और खिलौने होते हैं। वो वॉचमैन से आकर कहती है कि मुझे अंदर जाना है और अपने बेटे से मिलना है। वॉचमैन बुढ़िया के हालात को देखकर चकित रह जाते हैं, क्योंकि बूढ़ी अम्मा की जो हालत है वो ऐसी है। वॉचमैन अम्मा को कहते हैं, आप बाहर बैठिए, मैं तब तक अंदर पूछ के आता हूँ। वॉचमैन जो होते हैं अम्मा को एक पेड़ की छाया में बैठाकर अंदर चले जाते हैं और कलेक्टर साहब से कहते हैं कि बाहर एक बूढ़िया बुजुर्ग जो महिला है वो आपसे मिलना चाहती है। कहती हैं कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। कलेक्टर साहब वॉचमैन की बातें सुनकर बाहर आते हैं और साथ में उनकी पत्नी भी आती है। अपने बेटे को देखकर बूढ़ी अम्मा खुशी से झूम उठती हैं और कहती हैं कि मैं आप सभी से मिलने के लिए आई हूँ। लेकिन कलेक्टर साहब कहते हैं कि यहाँ आपका कोई बेटा नहीं रहता और आप गलत एड्रेस पर आ गई हैं। आपका बेटा कहीं और रहता होगा। अपने बेटे की बात सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, ठीक है, थोड़ा सा उम्र के गिरने के कारण मेरी आंखों की जो रोशनी है वो कमज़ोर हो गई है। हो सकता है मैं गलत एड्रेस पे आ गई हूँ और मेरा बेटा कहीं और रहता हो। कलेक्टर साहब इतना जवाब देकर अंदर चले जाते हैं और जो अम्मा है वो वॉचमैन से कहती है, मेरे लिए आप एक लेटर लिखिए। वॉचमैन कहता है ठीक है। वॉचमैन अंदर जाता है, एक पेंसिल और एक कागज़ लेकर आता है और अम्मा के लिए पत्र लिखता है। अम्मा वॉचमैन से कहती है, जब आपका ये मालिक आपके पास आए और मेरे बारे में पूछे तो कह देना अम्मा जहाँ से आई थी वहाँ वापस चली गई है। और अम्मा भी और जो वॉचमैन है अम्मा के लेटर को लिखते हुए वॉचमैन की आंखें भी नम हो जाती हैं और वॉचमैन भी भावुक हो जाता है। और लेटर में क्या लिखा होता है, वो लेटर किसके लिए होता है, चलो हम आपको कहानी में बताते हैं। दोस्तों, कहानी बहुत फैंटेस्टिक है, मज़ेदार है और आप बिल्कुल पूरी देखिए वीडियो को, पूरा सुनिए। दोस्तों, ये कहानी है बिहार की, जहाँ दो पति पत्नी अपने परिवार के में खुशी खुशी रहते थे। पति का नाम होता है राम किशन और पत्नी का नाम होता है शारदा। उनकी शादी को काफ़ी साल हो गए थे, उनके कोई भी बच्चा नहीं था। दोस्तों, जैसे कोई किसी से वो सलाह लेते और कोई जैसे उनको सलाह ले देता, वो डॉक्टर के जाते, मंदिर मस्जिद जाते, गुरुद्वारे जाते, वहाँ मत्था टेकते, बच्चे की मन्नत मांगते और भगवान से कहते, भगवान जी अगर अब की बार हमारे बच्चा होगा तो हम आपके दरवाजे पर ज़रूर आएंगे और आपकी मन्नत को सबसे पहले हम पूरा करेंगे। दोस्तों, जैसे जैसे दिन गुजरते गए और एक दिन शारदा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। शारदा इस खुशखबरी को अपने पति को देती है, जो पति पहले से ही बच्चे की चाह में उसने शराब पीना शुरू कर दिया था। और जैसे ही आज ये खुशखबरी उसकी पत्नी ने उसको दी तो और भी ज़्यादा उसने ओवरडोज ले ली थी। जैसे जैसे शारदा की डिलीवरी का समय नज़दीक आने लगा, उधर राम किशन जो शारदा के पति थे, वो शराब की इतनी ओवरडोज लेनी उन्होंने शुरू कर दी थी कि वो ऐसे लास्ट स्टेज पर पहुंच गए थे कि कुछ ही दिनों के मेहमान रह गए थे। और लेकिन वो इस बीमारी के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताते थे। दोस्तों, जैसे शारदा की डिलीवरी होती है और शारदा एक बहुत ही प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। उधर शारदा के पति की अचानक से मौत हो जाती है। शारदा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन कुछ दिन तो जो शारदा के जो पड़ोसी थे उन्होंने शारदा की देख रेख करी, लेकिन कुछ दिन के बाद उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए।
शारदा ने अपने बेटे का नाम रणजीत रखा। जैसे जैसे रंजीत बड़ा होने लगा और शारदा के पति के पास उनकी कोई पुश्तैनी ज़मीन तो थी नहीं, वो भी मजदूरी करते और अपना गुजारा करते, बस एक छोटा सा ही मकान था जो वो शारदा को देकर चले गए हैं। दोस्तों, शारदा दूसरों के घर में काम करती और अपने बच्चे का लालन पोषण बहुत ही अच्छे ढंग से करती। दोस्तों, जैसे जैसे रंजीत बड़ा होता गया और शारदा ने अपने बेटे का एडमिशन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करवा दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, रंजीत 10वीं क्लास में आ गया और उसकी उम्र 15 साल के हो गई। एक दिन शारदा अपने बेटे को स्कूल से ला रही थी तो रंजीत ने अपनी मम्मी से कहा कि अपनी माँ से कहा कि माँ, कल से आप मुझे स्कूल लेने नहीं आओगी। शारदा ने पूछा क्यों? कि जो बच्चे मेरी क्लास में पढ़ते हैं वो मुझे काफ़ी जलील करते हैं, मेरा काफ़ी अपमान करते हैं कि तुम्हारी माँ किसी दूसरों के यहाँ काम करती है, तुम एक नौकरानी के बेटे हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। पहले तो शारदा अपने बेटे की बात सुनकर थोड़ा सा उसको दुख हुआ, लेकिन उसने अपने मन ही मन में सोचा हो सके बच्चे को बुरा लगता हो, तो उसने कहा ठीक है, अब तो तुम बड़े भी हो गए, 15 साल के हो गए हो, अब तुम अपने आप आ जा सकते हो, ठीक है, मैं नहीं आऊँगी। दोस्तों, जैसे ही रंजीत का एडमिशन ग्रेजुएशन में हो जाता है तो जो स्कूल की जो सूचना होती थी, स्कूल की जो बातें होती थी, जो प्रिंसिपल शारदा को बता दिया करते थे कि आपका बेटा बहुत ही होनहार है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ता है, वो एक आगे जाकर बहुत ही अच्छे पोस्ट को हासिल करेगा। तो शारदा अपने बेटे की बातें सुनकर बड़ी खुश होती। जैसे जैसे समय बीतता गया, रंजीत की जो ग्रेजुएशन है पूरी हो गई। रंजीत ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना है, लेकिन वहाँ पढ़ाई में ज़्यादा पैसा खर्च होगा। शारदा ने अपने बेटे से कहा, तुम अपनी पढ़ाई पे फोकस रखो, पैसे की चिंता तुम मत करो, जहाँ मैं 4 घरों में काम करती हूँ वहाँ 2 घरों में और कर लूँगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस रखो। दोस्तों, रंजीत को अपने घर की हालात के बारे में वो जानता था और वो भी अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस रखता था। और एक दिन रंजीत की मेहनत रंग लाती है और रंजीत कलेक्टर बन जाता है। जैसे रंजीत कलेक्टर बनता है और अपनी माँ के पास फ़ोन करता है, माँ अपने बेटे के खबर को सुनकर फूली नहीं समाती है और पूरे आस पड़ोस और पूरे गांव में इस खबर को फैला देती है कि मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। जो गांव वाले थे, जो गली वाले थे, गांव मोहल्ले वाले थे, सभी शारदा की बात को इग्नोर कर देते हैं, कोई सीरियस नहीं लेता है और कहते हैं कि मतलब ये पागल है, बुढ़ापे में ये सटिया गई है, सभी उसको इग्नोर कर देते हैं। दोस्तों, जैसे रंजीत कलेक्टर बन गया और उसकी ट्रेनिंग अभी रह रही थी। जैसे ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के साथ साथ रंजीत को एक लड़की से प्यार हो जाता है और उससे शादी कर लेता है। जैसे ही रंजीत लड़की से शादी कर लेता है और वो शादी वाली खबर अपनी माँ को देता है तो उसकी माँ एकदम से चकित रह जाती है और उसकी माँ को बड़ा ही दुख होता है। तो माँ मन ही मन सोचती है कि मैंने अपने बेटे की शादी के लिए कितने सपने सजा कर रखे हैं, लेकिन एक ही झटके में सब चकनाचूर हो गए। और वो अपने बेटे से और भी बातें करके अपने बेटे से कहती है कि अब तो तुमने शादी कर ली है और तुम कलेक्टर भी बन गई हो, तुम घर पे कब आ रहे हो। सभी लोग बाग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि उनका बेटा कलेक्टर बन गया है और अपनी माँ को लेकर भी नहीं जाता है और बहू को मेरे से कम मिला रहा है। तो वो जो कलेक्टर साहब होते हैं, जो शारदा का बेटा होता है, वो कुछ ना कुछ बहाना बना देता है और कुछ ना कुछ बहाना बना देता है। दोस्तों, जैसे जैसे 2-3 साल और गुजर गए हैं और कलेक्टर साहब के यहाँ एक बेटे का जन्म होता है। कलेक्टर साहब अपनी माँ को अपने शहर का एड्रेस देते हैं, अपने बंगले का एड्रेस देते हैं और बेटे होने की खुशखबरी देते हैं। जैसे ही पोते की खुशखबरी दादी को मिलती है तो दादी अपनी खुशी पे कंट्रोल नहीं कर पाती है और फूली नहीं समाती है। जो भी दादी ने वहाँ अपनी जमा पूंजी कर रखी थी, शारदा ने अपनी जमा पूंजी अपने पास रख रखी थी, वो मार्केट जाती है और वहाँ से कुछ कपड़े बहू के साड़ियाँ बहू के लिए खरीदती है, कुछ बच्चे के लिए खरीदती है, खिलौने खरीदती है और एक कपड़े की जो पोटली होती है उस पोटली में बांधती है
और ट्रेन पकड़कर उस शहर के लिए चल देती है जिस शहर का जो एड्रेस और जो बंगले का एड्रेस उसके बेटे ने उसको दे रखा था। दोस्तों जैसे ही शारदा उस शहर में पहुंचती है, लेकिन वो इतना तो जानती थी अपने बेटे का नाम और ये जानती थी कि मेरा बेटा कलेक्टर है, लेकिन अगले जो जो एड्रेस था उसके बारे में उसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो शारदा एक रिक्शा वाले से कहती है कि मुझे इस एड्रेस पे जाना है और मैं कलेक्टर की माँ हूँ और मेरे बेटे का नाम रंजीत है। अम्मा की तरफ को देखकर रिक्शा वाला चकित रह जाता है। एक कलेक्टर की माँ, एक कलेक्टर का जो ओहदा होता है, कलेक्टर की जो पदवी होती है बहुत ऊंचा होता है, बहुत बड़ा होता है। और रिक्शा वाला जो अम्मा की तरफ को देखता है कि ये कलेक्टर की अम्मा है, लेकिन इनका रहना सहना ये ऐसे क्यों रहती हैं। तो वो रिक्शा वाला कहता है ठीक है मैं आपको वहाँ पहुँचा दूँगा। जैसे ही रिक्शा वाला फ्लैट के कलेक्टर के जो एड्रेस पे पहुंचता है और नंबर प्लेट देखता है और अम्मा से कहता कि माँ आपका ये जो फ्लैट है, ये जो एड्रेस है वो आ गया है। अम्मा को फ्लैट के बाहर उतार देते हैं और चले जाते हैं। अम्मा वॉचमैन से कहती है कि मुझे अंदर जाना है और अपने बेटे से मिलना है। वॉचमैन कहते हैं कि आप थोड़ा बाहर रुकिए, मैं अंदर पूछ के आता हूँ। वॉचमैन अंदर जाते हैं और कलेक्टर साहब से कहते हैं कि बाहर एक बूढ़ी अम्मा आई हैं, वो आपसे मिलना चाहती है कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। दोस्तों साथ में ही उनकी मिसेज भी बैठी हुई थी और वो कहती है कि जब आपने मुझसे शादी की थी तब तो आपने कहा था कि मेरी ज़िंदगी में मेरे सिवा मेरी दुनिया में और कोई नहीं है, ये माँ कहाँ से आ गई। दोस्तों कलेक्टर साहब बाहर आते हैं, साथ में उनकी पत्नी भी आती है और वो आकर जैसे ही वो उनकी अम्मा अपने बेटे को देखती है तो खुशी से झूम उठती है और कहती है कि मैं आप सभी से मिलने के लिए आ गई हूँ। कलेक्टर साहब कहते हैं कि आपको किससे मिलना है, मैं आपको आपको नहीं पहचानता और आपका यहाँ आपका मतलब कोई बेटा नहीं रहता, आप गलत एड्रेस पे आ गई हैं। दोस्तों अम्मा बेटे की बात सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कलेक्टर साहब इतना जवाब देकर अंदर चले जाते हैं। अम्मा वॉचमैन से कहती है कि आप मेरे लिए एक लेटर लिखिए। तो अम्मा वॉचमैन कहते हैं ठीक है। वॉचमैन अंदर जाता है, एक पेन और कॉपी लेकर आता है, माँ के लिए पत्र लिखता है और माँ उस पत्र को पत्र लिखता है। माँ वॉचमैन से कहती है जब तुम्हारा मालिक तुम्हारे पास आए तो यदि मेरे बारे में पूछे तो कह देना, ये पत्र उनको दे देना और कह देना माँ जहाँ से आई थी वही वापस चली गई है। और माँ जो अपनी पोटली में जो सामान था उसे भी माँ वापस लेकर चली जाती है। दोस्तों थोड़ी देर के बाद जो कलेक्टर साहब थे वो वॉचमैन के पास आते हैं और अब पूछते हैं मेरी माँ कहाँ गई। वॉचमैन कहता है माँ ये लेटर आपके लिए दे कर गई है और जहाँ से माँ आई थी वही वापस चली गई है। लेटर को कलेक्टर साहब अपनी जेब में रख लेते हैं, लेकिन वो उसको पढ़ना भूल जाते हैं। जैसे जैसे शाम होती है, सोने का वक्त होता है, कलेक्टर साहब अपने कपड़े उतार देते हैं और रात को जो सोने के होते हैं नाइट कपड़े होते हैं, नाइट सूट होता है, उनको चेंज कर लेते हैं। जैसे ही कलेक्टर साहब की पत्नी उन कपड़ों को संभालती है, उठाती है और तो जो माँ की जो चिट्ठी होती है, माँ का जो लेटर होता है वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही माँ का लेटर नीचे गिरता है तो कलेक्टर साहब जैसे हैरानी नज़रों से, चकित नज़रों से अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं कि ये तो माँ का लेटर है, लेकिन मैं तो इसको पढ़ना ही भूल गया। दोस्तों जैसे ही उस चिट्ठी को कलेक्टर साहब की पत्नी पढ़ती है तो पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगती है और वो अपने पति से कहती है कि जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इस मुकाम पर पहुंचाया, तुमने आज जो किया वो अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये बहुत ही गलत किया। दोस्तों अपनी पत्नी की बात सुनकर कलेक्टर साहब शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं कि आज मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब मैंने आपसे शादी की थी, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मेरी ज़िंदगी में और मेरे सिवाय कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। तो आज ये मेरी माँ है जिसने मेरा पालन पोषण किया है, तो मैं कहीं मेरा राज ना खुल जाए तो इसलिए मैंने अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया था, कभी मेरा राज ना खुल जाए।
तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कलेक्टर साहब शर्मिंदा होते हैं और बड़ा अफसोस करते हैं, भावुक अपनी पत्नी के समझाने से के बाद वो भावुक हो जाते हैं और वो रात भर यही सोचते रहते हैं। और उन्होंने वादा कर लिया था कि मतलब सुबह हम अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपनी माँ से मिलने अपने गांव ज़रूर जाएंगे। दोस्तों, अब आप सोचते हैं कि चिट्ठी में क्या लिखा था। दोस्तों, चिट्ठी में माँ ने लिखवाया था कि बेटा, मैंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा इसलिए नहीं किया कि तुम मुझे भूल जाओ। मैं आज समझ गई कि तुम आज एक बहुत बड़े आदमी बन गए हो, इसलिए आपको आज मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक परिवार है और मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आप अपने परिवार के साथ खुश रहें और आगे जाके आपका बेटा आपके साथ ऐसा कुछ ना करे। दोस्तों, सुबह होती है और कलेक्टर साहब अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव अपनी माँ के पास पहुंचते हैं। अपने घर जाकर अपनी माँ से माफ़ी मांगते हैं कि माँ, मेरी जो हरकत मैंने की है उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, अपनी जो पत्नी है उनका परिचय अपनी माँ से करवाता है, अपनी माँ से मिलवाता है। तो कलेक्टर साहब की जो पत्नी है वो अपनी सास के पैर छूती है और अपने पति की हरकत के लिए माँ से माफ़ी मांगती है कि माँ, ये जो कुछ भी हुआ ये सब मेरे कारण हुआ। जब इन्होंने मुझसे शादी की थी तो इन्होंने कहा था कि मैं एक अनाथ हूँ, मेरे सिवाय मेरी ज़िंदगी में और कोई नहीं है। तो ये जैसे ही आप इनसे मिलने गई तो इनको ताकि इनके जो राज है वो ना खुल सके, तो इनको मतलब जल्दबाजी में कोई जवाब नहीं इनको मतलब नहीं सूझा, तो इसलिए इन्होंने ऐसा किया। तो इनको आप माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, माँ का कलेजा पिघल जाता है और माँ अपने बेटे और बहू को गले से लगा लेती हैं और सभी गांव वालों को दिखाती हैं, कहती हैं कि देखो, आज मेरा बेटा, बहू और मेरा पोता मेरे पास आ गए हैं, मेरा बेटा कलेक्टर बन गया है। दोस्तों, गांव मोहल्ले के जो लोग थे उनके सबके मुंह लटक जाते हैं और कहते हैं, सोचते हैं कि जो मतलब जैसे शारदा पहले कहती थी ये हकीकत था, ये मतलब कोई भी मतलब ये पागल, इसकी कोई पागलपंती नहीं थी, ये सच कहती थी। दोस्तों, सभी खुशी खुशी रहते हैं और जो कलेक्टर साहब होते हैं, जो शारदा का बेटा होता है, शारदा को अपने साथ अपने जहाँ बंगले पे, जहाँ शहर में कलेक्टर साहब रहते थे, अपने साथ लेके आ जाता है और वो बड़े प्यार से खुशी खुशी रहते हैं। सुबह कलेक्टर साहब सुबह होते ही अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं और बाद में जो कलेक्टर की पत्नी होती है वो अपनी सास की बहुत अच्छे से सेवा करती है। सास और बहू दोनों मिलकर अपने पोते की परवरिश बहुत अच्छे ढंग से करती हैं। दोस्तों, ये थी एक कलेक्टर साहब की कहानी और एक माँ की का दुख या माँ की कहानी। और आपको कहानी कैसी लगी, मैं उम्मीद करूंगी कि आपको अच्छी लगी होगी और कहीं कमी भी हो जाती है तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, कह सकते हैं, ताकि मैं आगे अपनी गलती को सुधार सकूं और आगे आपके समक्ष बढ़िया से बढ़िया मैं जो कहानी है, जो मोटिवेशन की जो स्टोरी है, मैं वो लेके आऊँ। आप मेरी वीडियो के साथ ऐसे बने रहना और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना और शेयर भी करना। अब मैं लेती हूँ आप सभी से अलविदा। और इन सब कहानी का जो उद्देश्य है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है। और ये कहानी का जो उद्देश्य है सुनाने का सिर्फ इसलिए है कि जो अच्छे अच्छे वर्ड हैं, जो अच्छी जो बातें हैं, आप इनमें से आप यूज कर सको अपने जीवन में और आप अच्छी शिक्षा इन कहानियों से ले सको और औरों को भी दे सको। और हम आपसे अलविदा लेते हैं और सभी को दोबारा से सभी को तहे दिल से नमस्कार करते हैं। अब मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, दूसरी वीडियो के साथ, दूसरी कहानी के साथ।